नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की समझदारी। अरे अब आ भी जाओ, पता नहीं क्या करती रहती हो। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आ गई, बस 2 मिनट दे दीजिए, फिर चलते हैं। आप भी ना कितना परेशान करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं और जरा सी देर में परेशान हो जाते हैं। अरे वह बात नहीं है रेशमा, दरअसल बात यह है कि मैं इसलिए जल्दी कर रहा था, कहीं मम्मी को बुरा ना लग जाए। मैं ऑफिस से आने में वैसे ही लेट हो गया हूँ। आप भी बस एक ही बात पर अटके रहते हो। अगर अच्छे से तैयार नहीं हुई तो मम्मी तो वैसे भी गुस्सा हो जाएगी। इसमें कौन सी नई बात है, इसलिए तो अच्छे से तैयार हो रही थी। मम्मी जी गुस्सा ना हो जाएं, वरना सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। ठीक है बाबा, अब जल्दी चलो। दोनों जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। लाल रंग की साड़ी में रेशमा बहुत सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही रजत ने जैसे ही घंटी बजाई, तुरंत ही हेमलता जी दरवाजा खोलती हैं। अपने बेटे को सामने देखती हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। रजत अपनी माँ के पैरों को छूकर कहता है, मम्मी फिर से इमोशनल हो गई हो, अब बस भी करो रोना। यह बताइए पिताजी कहाँ हैं? अभी आ रहे हैं बेटा, बाजार से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए गए थे। घर का कुछ सामान खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें सामान लेने भेजा था। देखो आ गए तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी पीछे खड़े हुए हैं। सुभाष जी को देखकर हेमलता जी ने कहा। जैसे ही रजत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पिताजी पीछे ही खड़े थे। उसने अपने पिताजी को हाथ जोड़कर नमस्ते की और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और कहा कि कैसे हो पिताजी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम दोनों कैसे हो? पीछे खड़ी हुई रेशमा उन्हें देख रही थी। उसके बाद रेशमा ने भी अपने सास ससुर के पैर छुए और अपनी बहू को उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। लेकिन हेमलता जी ने उसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। हेमलता जी को लगता था कि रेशमा उसके बेटे को बहला फुसलाकर दिल्ली लेकर गई है नौकरी के लिए। नौकरी के बहाने रेशमा ने उनके बेटा बहू को उनके माता पिता से अलग कर दिया है। हेमलता जी ऐसा सोचती थी, इसके लिए वह रेशमा को दोषी मानती थी। अरे बेटा बैठो, खड़े क्यों हो? सभी लोग आंगन में पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। रेशमा जल्दी जल्दी से जाकर सभी के लिए किचन से पानी ले आती है। सभी लोग पानी पीते हैं। थोड़ी देर के बाद रजत के पिताजी अपने बेटे को पूछते हैं कि तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है? मेरी जॉब तो बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ मज़े से हो रहा है। कौन सी मज़े से हो रहा है, वह तो दिखाई ही दे रहा है। देखो तो तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है, आंखों के नीचे भी काले गड्ढे पड़ गए हैं। अगर हमारे पास नौकरी करता तो ऐसा नहीं होता। वहाँ तेरा ध्यान रखने वाला कौन है? अपनी बहू की तरफ देखते हुए हेमलता जी कहती हैं, क्योंकि वह भी तो जॉब करती थी। अरे यार मम्मी, फिर से वही बातें लेकर बैठ गई हो। आपको कितनी बार कहा है कि वहाँ मैं अपनी जॉब के कारण गया हूँ और फिर आपसे हर हफ्ते मिलने भी तो आते हैं, फिर आपको क्या परेशानी है? ठीक है बेटा, अब से नहीं कहूँगी, लेकिन अपना ध्यान तो रखना। देखो तो कैसी हालत बना ली तुमने। अरे मम्मी, हम दोनों अपना अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम दोनों तो योगा क्लासेस भी ज्वाइन की है। हम एक्सरसाइज करने के कारण आपको ऐसा लग रहा होगा। अरे बच्चे आए हैं, उनके कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। कहाँ तुम भी यह सब बातें लेकर बैठ गई हो, या फिर पता नहीं क्या क्या कहती रहोगी। अपने पति की बातों को सुनकर हेमलता जी किचन में चली गई। रेशमा भी उनके पीछे पीछे चली गई। मम्मी जी मैं कर देती हूँ, आप बैठ जाइए। रहने दो, मैं कर लूँगी, अभी मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हो गई हूँ। तुम बैठ जाओ, तुम तो मेहमान बनकर आई हो ना, मैं कर लूँगी। अरे इसमें वापस जाकर बैठ जाने वाली कौन सी बात है? वह एक नज़र से रजत की ओर देखती है। रजत उसे शांत रहने को कहता है।
हेमलता जी कुछ देर में प्लेट में नाश्ता लगा कर ले आती है और पूछती है कि बेटा चाय पियोगे या ठंडा। मम्मी आप बैठ जाओ, रेशमा चाय बना कर ले आएगी, आप हमारे पास ही बैठ जाओ, आपसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। हेमलता जी आकर अपने बेटे के पास बैठ जाती है। मम्मी तुम हर समय रेशमा को भला बुरा क्यों कहती रहती हो? आपको पता है उसे कितनी मुश्किल से एक छुट्टी मिलती है, उसमें वह जल्दी जल्दी घर के कामों को करती है और फिर घर के कामों को जल्दी जल्दी ख़त्म करके आपसे मिलने के लिए आती है। अरे 2 लोगों का ही तो काम होता है, ऐसा भी क्या काम करती है? और हफ्ते में एक बार अपने बूढ़े माता पिता से मिलकर हमसे एहसान जता रहे हो क्या? अगर तुम्हें एहसान लगता है तो मत आया करो। अगर बच्चे मिलने नहीं आते तो तुम रोती रहती हो। सुभाष जी कहते हैं अब आए हैं तो तुम बात भी नहीं कर रही हो और उन्हें बातें सुना रही हो। 2 मीठी बातें करने की बजाय उनके साथ लड़ाई कर रही हो। इतने में रेशमा चाय लेकर आ जाती है। सभी रेशमा को देखते हुए चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। रजत, मम्मी का व्यवहार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। वह तो हर चीज के लिए मुझे ही जिम्मेदार समझती हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ध्यान मत दिया करो। एक दिन की ही तो बात है, सुन लिया करो चुपचाप, वह तो कोई बात नहीं है। एक दिन की टेंशन में पूरा सप्ताह खराब हो जाता है। एक दिन की टेंशन में मेरे दिन कैसे गुजरते हैं यह तुम नहीं जानते हो। मेरा एक पल भी मन नहीं लगता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ, क्या क्या विचार चलते रहते हैं मेरे मन में। अपने आप को बहुत समझाती हूँ लेकिन फिर से वही बातें दिमाग में आ जाती हैं जो दिमाग से निकलती ही नहीं है। सोचती हूँ चलो छोड़ो, सब अब नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर से थोड़ी देर बाद वही बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। समझ नहीं आता क्या करूँ। इतने दिन दोनों अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। रेशमा अपनी सहेली से बात करती है। लंच करते करते उसकी सहेली कहती है क्या बात, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या बताऊं तुम्हें, मैं कल रजत के घर गई थी, वहां पर मम्मी जी ने मेरा मूड खराब कर दिया। वह तो हर बात की दोषी मुझे ही समझती हैं। अरे रेशमा, सास की बात को इतना सीरियसली मत लिया करो, उनकी बातों पर ध्यान ही मत दिया करो, ज्यादा सोचो मत, ससुराल में ऐसा ही चलता रहता है। चल छोड़ो अब सभी बातों को। क्या तुम्हें पता है कंपनी में प्रमोशन की बातें चल रही हैं? नहीं, मैं अभी प्रमोशन नहीं ले सकती, पता नहीं हमें यह कंपनी वाले कहाँ भेज दें। हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन प्रमोशन भी तो जरूरी है। नहीं नहीं, मुझे और टेंशन नहीं चाहिए। पिछले प्रमोशन की वजह से आज तक मम्मी सुना रही हैं। मम्मी जी को ऐसा ही लगता है कि मैं ही रजत को अपने साथ लेकर आई हूँ। लेकिन एक बात पूछूं, अगर तू प्रमोशन नहीं लेती है और यहीं पर रहती है तो तुम दोनों एक बड़ा सा फ्लैट लेकर तुम अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकती हो। तुम्हें पता है प्रमोशन मिलते ही काम का कितना प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर मम्मी पापा यहाँ रहेंगे तो काम कितना बढ़ जाएगा। मुझे तो घर में काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। उनके सामने तो रजत भी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते हैं, नहीं तो मम्मी जी नाराज हो जाती हैं। चल ठीक है, अब तेरी मर्जी, तू सोच ले, हमें कैरियर भी तो बनाना होता है, देखते हैं क्या होता है। शाम को जब रजत ऑफिस से घर आ गया तो रेशमा कहने लगी, तुम्हें पता है रजत, हमारे ऑफिस में प्रमोशन की बात चल रही है, लेकिन मैं तो मना कर दिया है, वरना फिर से ट्रांसफ़र कर देते, पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देते। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर सेटल हुए थे। हाँ ठीक है रेशमा, थोड़े दिन इसी तरह चलने दो, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहता। और तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम कुछ दिन अकेली रह पाओगी क्या? यह तुम ऐसा कर लेना, तुम शनिवार को अकेली मम्मी पापा से मिलने चली जाना। लेकिन रजत, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारी माँ तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करती, तुम्हें ही देखना चाहती है, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर हम दोनों में से कोई भी नहीं गया तो उन्हें ज़्यादा चिंता हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता।
इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम चली जाना। रेशमा बोली, ठीक है, मैं चली जाऊंगी। शनिवार को रेशमा रजत की मम्मी पापा से मिलने पहुंच जाती है। रेशमा को अकेले देखकर रजत के माता पिता कुछ घबरा जाते हैं। रेशमा को पूछते हैं, बेटा तुम अकेले क्यों आई? रजत क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है ना? जी पापा जी, सब ठीक है। मुझे उन्हें कंपनी के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, इसलिए वह 10 दिन तक आएंगे, इसलिए मुझे ही अकेले आना पड़ा। पहले तो मुझे बता कर जाता था, अब की बार तो बता कर भी नहीं गया। मम्मी जी, वह क्या है ना कि अचानक से कंपनी वालों ने उनको बोला जाने के लिए। कंपनी में कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए चले गए। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी पापा जी, मैं आप दोनों के लिए खीर बनाकर लाई हूँ। मम्मी जी को खीर बहुत पसंद है ना, लेकिन हेमलता जी को तो रेशमा से कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, ना ही उसकी लाई हुई खीर से। हेमलता जी की आंखें तो अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही थी। रेशमा किचन में जाकर खीर को कटोरियों में डालकर ले आई और सभी को खाने के लिए दे दी। चुपचाप खीर को सभी ने खा लिया। अपने बेटे के लिए वह तो बेचैन हो रही थी। थोड़े समय रुकने के बाद रेशमा तुमसे मिलने के बाद आ गई। रात के करीब 3 बजे का समय था। रेशमा के फोन की घंटी बजती है। रेशमा ने जैसे ही फोन उठाया तो उसने देखा कि एक अनजान नंबर से कॉल आ रही है। रेशमा जी बोल रही है क्या? जी हाँ, मैं रेशमा ही बोल रही हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए। क्या हुआ उन्हें? ठीक तो है ना? जी वह अभी आईसीयू में है, बस आप जल्दी से आ जाइए। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही रेशमा घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से अपने भाई को फ़ोन लगाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उसका भाई जल्दी से गाड़ी लेकर अपनी बहन के पास आ जाता है। रेशमा रोती रोती अपने भाई के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाती है। रेशमा का भाई अपनी बहन को समझाता है और कहता है कि दीदी आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल तो आपने कहा था कि तुम्हारे जीजा जी कल आएंगे, पता नहीं उन्होंने कुछ बताया ही नहीं था। कब उन्होंने फ्लाइट ले ली और कब यहाँ आ गए, मुझे तो आने से पहले उन्होंने बताया ही नहीं था। मैं अभी मम्मी पापा जी को भी बता देती हूँ। नहीं दीदी, अभी मत बताओ, सबसे पहले हम जीजा जी को मिलते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं आखिर बात क्या है। जीजू के मम्मी पापा घबरा जाएंगे, सुबह को उन्हें मैं ले आऊँगा। फ़ोन मत करना, क्योंकि इस समय उन्हें बात करके परेशान करना सही नहीं होगा, क्योंकि इस समय उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों अपने बेटे के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन पाएंगे। बातें करते करते दोनों भाई बहन हॉस्पिटल पहुंच गए। रजत एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर दिल्ली जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने बताया कि रजत तो काफ़ी सीरियस है। रेशमा बोली, क्या मैं एक बार उनसे मिल सकती हूँ? मुझे उन्हें देखना है। अभी नहीं मिल सकती, हमें अभी कुछ ऑपरेशन करने हैं, इसलिए आप अभी नहीं मिल सकती हैं। लेकिन रेशमा उनके सामने गिड़गिड़ाती हुई कहने लगी, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना चाहती हूँ, कृपया करके मुझे मिलने दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, क्योंकि हम ऑपरेशन में देरी नहीं कर सकते। उसके बाद हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। रेशमा अपने भाई को बोली, भाई तुम मम्मी पापा जी को लेकर आ जाना और उन्हें आईसीयू के बारे में मत बताना, बस कह देना कि थोड़ी सी चोट लगी है। रेशमा अपने भाई को भेजकर रजत से मिलने आईसीयू में चली जाती है। रजत के पूरे सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी, वह दर्द के कारण तड़प रहा था। उसके पैर पर भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, हाथों पर भी पट्टियां बंधी हुई थी। रेशमा अपने आंसू को पोंछती हुई रजत के पास पहुंचती है और कहती है, कैसे हो आप? अपनी आंखों को खोलकर देखा क्या? रजत ने देखा तो रेशमा सामने बैठी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कहने लगा कि रेशमा, मेरे मम्मी पापा का ध्यान रखना। रेशमा बोली, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर उनका ध्यान रख लेंगे। रेशमा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मम्मी कहाँ है? एक बार मुझे मिलना है। किसी रजत कुछ बोल नहीं पाया। रेशमा ने कहा, भाई उन्हें लेने गए हैं, आते ही होंगे। दर्द के कारण रजत चिल्ला रहा था और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे ही सब कुछ छूटता जा रहा था।
उसका कुछ ज़्यादा ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। उधर रेशमा का भाई हेमलता जी और सुभाष जी को लेकर अस्पताल पहुंच गया था। उन्हें दूर से देखकर रेशमा ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। रेशमा को पूछने लगे, बेटी क्या बात है, कैसा है हमारा बेटा रजत, उसे चोट कैसे लग गई है? रेशमा ने कहा, आईसीयू की तरफ इशारा कर दिया। रेशमा ने देखा कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तो कहा था कि थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? मम्मी, मैं इन्हें बताने के लिए मना किया था, आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। रजत के मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। बेटा उठो, तुम्हें क्या हो गया है? रजत अपनी मम्मी पापा को देखकर कहने लगा, माँ मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। रेशमा पर गुस्सा मत होना, पापा मुझे माफ कर देना। बहुत मुश्किल से रजत बोल पा रहा था, उसकी जबान भी लड़खड़ा रही थी। उसके पिताजी कहने लगे, बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो, हम तुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे। अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जाएगा? तुझे तो ठीक होना ही पड़ेगा, और मेरा ख्याल कौन रखेगा? रजत को चाहकर भी नहीं बोल पा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। डॉक्टर उनसे कहने लगे, देखिए ज़्यादा बात मत कीजिए, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा स्ट्रेस यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। डॉक्टर की बात को सुनकर रजत के मम्मी पापा दोनों बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर रेशमा का सब्र का बांध टूट गया था। वह अपनी सासू माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ, अब जो होना था वह हो गया है, संभालो अपने आप को। दीदी, मैंने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया था, वह बस आते ही होंगे, रेशमा का भाई कहने लगा। रेशमा के सर पर हाथ फेरते हुए उसके ससुर जी बोले, बेटी घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो, वह सब कुछ सही कर देंगे, उसका ध्यान लगाओ, अब रो मत। सभी आईसीयू के बाहर रखी हुई बेंच पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में रेशमा के मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं। उसके पापा एक बहुत ही बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने आकर डॉक्टर के साथ डिस्कस किया। रेशमा की मम्मी उसकी सास के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दे रही थी। कुछ देर के बाद रेशमा के पापा जी बाहर आकर कहते हैं, भाई साहब, रजत की मम्मी को लेकर घर चले जाइए, यहाँ हम देख लेंगे, हम लोग यहाँ सब अच्छे से संभाल लेंगे, और बेटा तू इन्हें घर छोड़कर आ जाओ। रजत की मम्मी रो रो कर कहने लगी, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। रेशमा के पापा जी ने अपने बेटे को बुलाकर उसे फिर से कुछ कहा। रेशमा के पापा फिर से कहने लगे, भाई साहब, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो कहता हूँ रेशमा को भी अपने साथ ले जाइए। चलिए दीदी, पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। रेशमा के पापा जी ने सभी पर दबाव बनाते हुए उन तीनों को घर भेज दिया। आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? रेशमा के पापा देवेंद्र जी अपनी पत्नी जानकी को कहते हैं, क्या बताऊं जानकी, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है, रजत तो हमें छोड़कर जा चुका है। यह सुनकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी। इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया है। सोनू उन्हें घर जाकर सब बता देगा। अगर उन्हें यह यहीं पता लग जाता तो उन्हें घर तक कैसे जाते, इसलिए उन्हें यहाँ बताना जरूरी नहीं समझा, वरना उनके घर जाना मुश्किल हो जाता। जैसे ही सोनू आएगा तुम भी घर चली जाना। अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका इतना बड़ा जीवन कैसे कटेगा? देवेंद्र जी की आंखों से और आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके और पेमेंट करके चले गए। सोनू ने पहले से ही सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता दिया था। जब वह उनको घर लेकर पहुंचा तो उनके सभी रिश्तेदार वहां पहले से ही पहुंच चुके थे। उनके घर पर भीड़ लगी हुई थी। इतनी रात को यह सभी लोग कैसे आ गए? सोनू, क्या बात है बेटा, सच बताना, सब खत्म हो गया है। दीदी, क्या कहा तुमने? अभी तो मेरी रजत से बात हुई थी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम होश में तो हो, मेरी रजत को कुछ नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहा है? मुझे अभी के अभी अस्पताल ले चल। दीदी, पापा अभी जीजा जी को लेकर आ ही रहे हैं। रेशमा तो यह सुनकर वहाँ पर
खड़ी की खड़ी नीचे गिर गई। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे, उन्हें इसके बारे में अभी कुछ पता ही नहीं था। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने रेशमा को संभाला। रेशमा तो यह सुनकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। वहां उपस्थित औरतों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ी देर बाद रेशमा होश में आ गई थी। होश में आते ही जोर जोर से रोने लगी। उसे सहारा देकर वहाँ सभी औरतें अंदर ले गई। अंदर जाते ही वह अपनी सासू माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया, अब तुझे जो करना है तू कर ले, अब तो तू आज़ाद है, मन मर्जी कर ले। यह कहकर रजत की मम्मी जी जोर जोर से रोने लगी और रेशमा को झटका देकर एक तरफ कर दिया। रेशमा की मम्मी जानकी यह सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को संभाला। थोड़ी देर के बाद बाहर हलचल बढ़ गई थी। रजत की बॉडी को अंदर लाया जा रहा था। हेमलता जी अपने बेटे को लिपटकर लगातार रो रही थी। रेशमा बार बार रजत को रोकने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। देवेंद्र जी ने जल्दी जल्दी से अंतिम संस्कार की भी सारी तैयारी कर दी थी और सभी रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। सभी रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने रजत की अंतिम यात्रा जल्दी से शुरू कर दी ताकि परिवार में से किसी की तबीयत खराब ना हो जाए। रजत को लेकर चले गए। रेशमा को कुछ औरतों ने रीति रिवाज को देखते हुए नहला कर बैठा दिया था। रेशमा अपनी मम्मी से लिपटकर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। थोड़ी देर के बाद सभी लोग रजत का अंतिम संस्कार करके घर वापस आ गए। रेशमा की मम्मी पापा ने सभी परिवार वालों को संभाला। वे पूरी रात उनके पास ही रहे। आज रजत को गए हुए पूरे 10 दिन हो गए थे। घर में आने वालों का तांता लगा हुआ था। जो भी सुनता था वह दौड़ा दौड़ा दुख व्यक्त करने आ जाता था। रजत के घर आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी हुई रेशमा पहले से थोड़ा संभल गई थी। एक दिन जब शाम को सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए, तब हेमलता जी ने और सुभाष जी से कहा कि अब तो हमारा बेटा भी चला गया है। मेरे बेटे को जाने के बाद रेशमा का उसके घर भेज देना। मुझे अब इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। यह सब बातें करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था क्या? कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। और वैसे भी इस सब में इस बेचारी की क्या गलती है? इसने क्या किया है? इसमें थोड़ा ही अपने पति को जानबूझकर मारा है। जब रजत हमारे पास रहता था तब भी वह बाहर काम के लिए जाता था, तो यह सब कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। आपको यह करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े हुए रेशमा के पापा जी यह सभी बातें सुन रहे थे। उन्होंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। रेशमा के पिताजी मन ही मन फैसला कर चुके थे कि वह अपनी बेटी की दूसरी शादी करेंगे। रजत की 13वीं के दिन सारी रस्म पूरी हो गई थी। सभी रिश्तेदार भी अपने अपने घर को चले गए थे। तभी देवेंद्र जी कहने लगे, जो कुछ होना था वह तो हो चुका है। अब हमें आगे के बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो रेशमा आपके पास रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सोच विचार कर लीजिए। यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाइए। और वैसे भी अभी तक तो इसकी दूसरी शादी के बारे में भी आप सोच चुके होंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। इसी दूसरी शादी करनी है या नहीं, यह फैसला इसी का है। मैं तो इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी रेशमा, यहाँ से फ्लैट खाली करके घर चलते हैं। तभी रेशमा बोली, पापा जी आप शायद भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ और आप मेरी ससुराल में हैं। आपको यहाँ से जाना चाहिए, मुझे नहीं। लेकिन बेटा, यह लोग तुझे रखना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। हेमलता जी जाओ ना अपने घर। रेशमा बोली, मम्मी जी आप कुछ भी कहती रहें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। रजत ने मरते समय मुझसे वादा किया था कि मैं आपका और पापा जी का ख्याल रखूंगी और मैं अपने पति की अंतिम इच्छा को हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर हेमलता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रेशमा ऐसा बोल सकती है।
हेमलता जी यह इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो यह जा सकती है, लेकिन इसने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, तो मैं चाहता हूँ कि यह हमारे साथ ही रहे। लेकिन बेटा, तू अपने भविष्य के बारे में भी तो सोच ले। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी हो और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। अभी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन पापा जी, मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या होगा? उनका मेरे सिवा कौन है? इन्हें यहाँ कौन दिखाई देगा? आपको पता है रजत अपनी मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे। यह जिम्मेदारी भी मुझे सौंप कर गए हैं। बेटी, मैं हमेशा से तुझे गलत ही समझती रही, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा और अपना घर बसा ले। हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी हम कितने दिन जिएंगे? हमारे लिए तू अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करती है? हम तो जैसे तैसे जी लेंगे। हमारे पास तो हमारे बेटे की यादें ही काफ़ी हैं। मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, और कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे घर से बाहर निकाल दें, लेकिन मैं फिर भी बाहर ही पड़ी रहूँगी। ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला है हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि कल को तुझे अपने फैसले पर पछतावा हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो तू अपने घर जा सकती है। हमारे बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। अपनी बेटी को धैर्य देते हुए रेशमा की मम्मी पापा भी अपने घर लौट जाते हैं। रेशमा का भाई उनका सारा सामान उनके फ्लैट से घर ले आता है। रेशमा अपनी सासू माँ को कहने लगती है, मम्मी आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं बना देती हूँ। मैं किचन में जा रही हूँ। हेमलता जी की आंखों से टप टप आंसू टपक रहे थे। बहू से वह सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। आज वह बेटा बनकर उनके पास खड़ी हुई है। अगले दिन सुबह को रेशमा तैयार होकर खड़ी हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर के कमरे में लेकर आ गई। अरे बेटी, मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं ही करूँगी। कुछ दिन की बात है, मैं आज ऑफिस जा रही हूँ। कुछ दिन के बाद आसपास की कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। बेटी, मैं तो सोच रही थी कि मेरा भी घर में मन नहीं लगता, तो मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद रजत के पापा जी बोले, तो ठीक है बेटा, मैं ही कोई काम देख लेता हूँ। रेशमा बोली, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में कोई काम क्यों करोगे? मैं हूँ ना, सारी चिंता छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर रेशमा ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचकर रेशमा अपने काम को जल्दी जल्दी से निपटाने लगी। खाली समय मिलता था तो आसपास नौकरी भी ढूंढने का काम करती थी। एक जगह उसने अप्लाई भी कर दिया था। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ जाते थे। आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए सभी अपना अपना लंच खत्म कर लीजिए। रेशमा को मुस्कुराता हुआ देखकर सबका मन हल्का हो जाता था। थोड़े समय के बाद रेशमा अपने बॉस के पास गई और कहने लगी कि सर, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उससे पहले ही उसके बॉस बोले, रेशमा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो क्या मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कितने सालों से काम करती हो और कितनी मेहनत और लगन से काम कर रही हो। सर, मैं अपने सास ससुर के पास रहने चली गई हूँ, इसलिए यहाँ पहुँचने में मुझे कठिनाई होती है। मेरे ससुराल से मेरी कंपनी काफ़ी दूर पड़ती है, इसलिए मैं सोच रही थी कि आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लें। यह तुम क्या कह रही हो? इसका कोई हल निकालता हूँ। सर नहीं, मैं आसपास ही कोई नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि अब मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना है। रेशमा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन तुम अभी रिजाइन मत करो। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए कोई तरीका ढूंढता हूँ। रेशमा उनकी बात को मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन के बाद रेशमा को उसके बॉस बुलाते हैं और कहते हैं कि रेशमा, मैंने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट पर काम कर सकती हो। कभी जरूरी हुआ तो ऑफिस आ जाना। लेकिन सर, यह सब कैसे होगा?
तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। आज तुम अपना लैपटॉप यहाँ पर छोड़ जाना, मैं इसमें कुछ सेटिंग कर देता हूँ। कल तुम अपना लैपटॉप ले जाना और कल से काम शुरू कर देना। इसलिए तुम अभी यहाँ नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम अपने सास ससुर का भी ध्यान रख सकती हो। रेशमा अपने सर को कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। शाम के समय रेशमा यह बात अपने सास ससुर को भी बताती है। बेटी, जब से रजत का एक्सीडेंट हुआ है हम तुम्हारे बाहर जाने से भी डरते हैं। तुम्हारे बॉस ने यह बहुत ही अच्छा काम किया है, भगवान उन्हें तरक्की दे। एक दिन दोपहर के समय रेशमा के घर की बेल बजती है। रेशमा ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसके बॉस खड़े थे। सर, एक प्रेजेंटेशन बनवानी थी, सर मुझे बता देते मैं आ जाती। नहीं रेशमा, इतना समय नहीं था, इसलिए मैं खुद ही आ गया। उस समय हेमलता जी और सुभाष जी भी वहां आ गए। रेशमा के बॉस ने उनके सास ससुर के पैर छुए। उनका परिचय कराते हुए रेशमा ने कहा कि यह मेरे बॉस हैं। रेशमा के सास ससुर बोले कि बेटा, तुमने इस मुश्किल घड़ी में हमारी बहुत बड़ी मदद की है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम था इसलिए आना पड़ा, वरना आप लोगों को परेशान नहीं करता। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, तुम इसे अपना ही घर समझो। इस बहाने तुमसे मुलाकात भी हो गई और तुमसे मिलने का मौका भी मिला। तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठे हैं, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। इस तरह से समय बीत रहा था। रेशमा के सर प्रदीप जी जब भी उन्हें काम होता तो घर आ जाया करते थे। अब तो घर में वे काफ़ी घुल मिल भी गए थे। एक दिन रेशमा घर से बाहर गई हुई थी। हेमलता जी कहने लगी, मुझे ऐसा लगता है कि रेशमा प्रदीप को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करवा देते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है दोनों एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। रेशमा का मन टटोल कर देखना तो वह क्या चाहती है। हेमलता जी रेशमा को जब पूछती है कि क्या वह प्रदीप से शादी करना चाहती है तो रेशमा साफ साफ मना कर देती है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। बेटी, हम अपना ध्यान रख लेंगे, तुम हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करो। तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए अपने बारे में भी कुछ तो सोचो। एक दिन रेशमा काम कर रही थी, तभी प्रदीप जी का फोन आता है और वह कहता है कि आज किसी के साथ मीटिंग है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। रेशमा ने कहा, दरअसल बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और आस पड़ोस वाले पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं समाज विधवा को किस नज़र से देखता है। अगर आप चाहें तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। रेशमा, मैं समझ सकता हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें रिजाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन हेमलता जी रेशमा को पूछने लगी, बेटी, बहुत दिनों से प्रदीप जी नहीं आए हैं। माँ जी, मैंने उन्हें मना कर दिया है यहाँ आने से, लेकिन बेटी तुमने ऐसा क्यों किया। मम्मी जी, मैंने बहुत सोच समझ कर कहा, लेकिन प्रदीप जी का यहाँ बार बार आना ठीक नहीं है, कल कोई उंगली उठाने लगे तो मैं क्या करूँगी। लगता है बेटी उस दिन की बात से तूने दिल को लगा लिया है, हमारा वह मतलब बिल्कुल भी नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। नहीं मम्मी जी, अगर हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी, अगर तुम्हारे बॉस को बुरा लग गया तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें बुरा लगता है तो यह उनकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी ही चली जाएगी ना, कोई बात नहीं। उनकी बातों को सुनकर हेमलता जी चुप हो गई। इस तरह समय बीत रहा था। सुभाष जी रेशमा के पिताजी को फ़ोन करते हैं, अरे देवेंद्र जी, कैसे हैं आप। समधी जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं तो ठीक हूँ समधी जी, लेकिन मुझे आपसे रेशमा के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाइए, वह दुनिया से अलग होकर केवल हमारे बारे में सोच रही है, यहाँ तक कि अब तो उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी है। हमारा क्या है, रजत के जाने से
आधे तो हम पहले ही मर चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह कट जाएंगे, जैसे तैसे जी लेंगे। लेकिन रेशमा के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो उसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। सुभाष जी ने सारी बातें समझाते हुए प्रदीप के बारे में भी बता दिया। आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं रेशमा से बात करता हूँ। सभी मिलकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेशमा तो अपने फैसले पर अटल रहती है और कहती है कि आप सभी की बात सही है, लेकिन मैं भी रजत से वादा किया है जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं तोड़ सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। हेमलता जी और सुभाष जी और दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। चुपचाप दोनों पैकिंग करके रात के अंधेरे में चुपचाप रात को बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से काफ़ी दूर चले जाने के बाद सुभाष जी ने एक वृद्ध आश्रम में बात कर रखी थी। दोनों इस वृद्ध आश्रम के लिए निकल पड़ते हैं। घर से बाहर निकलकर हेमलता जी पलटकर अपने घर को देखती है और उनकी आंखों से आंसू छलक आते हैं और कहती है कि क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए मैंने अपना बैंक के कार्ड, घर के कागजात और फ़ोन वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है, जिससे वह हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात के अंधेरे में रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान जगह वृद्धाश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह को जब रेशमा अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो उसे वहां एक खत मिलता है। बेटी रेशमा, हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं और हमें ढूंढने की कोशिश भी मत करना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बन सकते। हमसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यह पढ़कर रेशमा के होश उड़ जाते हैं। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बहता जा रहा था। यह आपने क्या किया? रजत की तरह आप भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया है। रेशमा काफ़ी समय तक रोती रही। थोड़ी देर के बाद देवेंद्र जी वहां आ गए। पापा देखो, मम्मी पापा जी कहाँ चले गए हैं? क्या आपको पता था? अगर आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे बता तो सकते थे तो मैं उन्हें रोक लेती। नहीं बेटा, मुझे भी कुछ पता नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक फ़ोन आया था जिस पर सुभाष जी बोल रहे थे। उन्होंने किसी स्टेशन के बूथ से फ़ोन किया था। उन्होंने ही मुझे तुम्हें सहारा देने के लिए भेजा है। रेशमा जीवन के उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से एक सड़क उसे जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। रेशमा इसी कश्मकश में फंसी थी कि क्या करे और कहाँ जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने सास ससुर को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसे वह कहीं भी नहीं मिले। पता नहीं कहाँ जाकर छुप गए थे। बेतहासा परेशान होकर अब तो वह घर पर बैठ गई थी। उसके पास अब कोई अपना नहीं था जिसके सहारे वह अपनी ज़िंदगी को बिता सके। धीरे धीरे समय बीत रहा था। थोड़े दिनों के बाद जैसा उसके सास ससुर चाहते थे, रेशमा अपने सास ससुर की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए अपने बॉस प्रदीप से शादी करने को भी तैयार हो जाती है। रेशमा के पिताजी ने रेशमा की शादी उसके बॉस प्रदीप से करवा देते हैं। अब रेशमा को जीने का मकसद भी मिल गया था और जीने की एक नई उम्मीद भी। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।